राम राम। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक हमला हुआ है और वहां चीनी काफिला जो था उस पर यह हमला हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्विटर पर एक ट्विटर स्पेस में जुड़ा और वहां जिस तरह की चर्चा हुई, तो वैसे भी हम भारत के लोग, हमें भी दिलचस्पी रहती है क्योंकि एक समय में तो भारत का ही हिस्सा था और अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि बलोच लोग मानते हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर वो लड़ते रहते हैं और खास करके चीनी वहां पर जिस तरह से सीपेक और ग्वादर पोर्ट, वहां जिस तरह से चीनियों का आधिपत्य बढ़ रहा है, उनका दखल बढ़ रहा है, उसको लेकर बलोच लोग बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं और एक तरह से कहें कि वो आक्रामक रहते हैं। लेकिन इधर हाल के दिनों में वो ज्यादा आक्रामक हुए हैं। बहुत से ऐसे हमले हुए जिसमें आत्मघाती हमले भी शामिल हैं। इन सब का मतलब क्या है और वहां अभी बलूचिस्तान की स्थिति क्या है, उसे समझने के लिए हमारे साथ बलूच बलूच पत्रकार बहुत बलोच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि आपने चेहरे पर मास्क क्यों लगा रखा है। शुक्रिया मुझे आप इनवाइट करने का। मेरा नाम बाउट बलूच है और ताल्लुक बलूचिस्तान से है। जर्नलिज्म का एक स्टूडेंट आप कह सकते हैं, इसी सफ़र में जारी है। जो बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, आर्म्ड स्ट्रगल है, इस पर मैं नज़र रखता हूँ, लिखता भी हूँ इस हवाले से। इसका जो कुछ न्यूज़ वगैरह आते हैं इसको कवर भी करता हूँ। बेसिकली जो बलोच कॉन्फ्लिक्ट है उसको कवर करता हूँ। आपने मास्क के हवाले से पूछा, तो जिस तरह की सिनारियो है बलूचिस्तान में, यहाँ पर मतलब कुछ कहना भी आपके लिए जानलेवा साबित होता है। आज जो कुछ हुआ, मतलब वो जो असल न्यूज़ सामने नहीं आती, असल खबरें सामने नहीं आती, बेसिकली यही मसला है। अगर कोई बंदा कुछ कहेगा तो उसको डर होता है कि उसको उठाया जाएगा, मिसिंग किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, इवन उसकी लाश भी गिर सकती है। इस हवाले से बलूचिस्तान में कई जो सहाफ़ी है, उनकी लाशें गिरी हैं, उनको टॉर्चर किया गया है, सालों तक भी लापता हुए हैं। कुछ तो ऐसे हुए हैं कि 1 महीने बाद उनकी लाश मिली है। मतलब जर्नलिज़्म भी यहाँ पर एक जुर्म करार दिया जा चुका है। तो इसी वजह से मैं भी जो कुछ है, मास्क का जो आपने पूछा, इसी वजह से सिक्योरिटी जो रीज़न्स है, जो इश्यूज़ होते हैं, इस हवाले से मैं मास्क लगाया हुआ है। बाकी सिचुएशन यही है कि आपको थ्रेट्स होते हैं, मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तलिफ चीज़ें खाल भी आ सकती है, आपको उठाए भी जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं। नहीं, बिल्कुल शुक्रिया आपका, आपने ये बताया हमें और आपके सिक्योरिटी कंसर्न है तो इसीलिए हमने कहा कि कोई इशू नहीं है, हम मास्क के जी। साथ बात करेंगे क्योंकि मुद्दा जो है वो आना चाहिए। आज जो खबर आई कि ग्वादर पोर्ट के पास एक चीनी इंजीनियर्स का कोई कॉन्वॉय जा रहा था और उस पर हमला हुआ है। दो ऐसे फिदाइन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो वहां की बीएलए मजीद ब्रिगेड है, उसने कहा जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके बारे में जरा आप मुझे बताइए, अभी तक की क्या रिपोर्ट है और क्या खबर आ रही जी, आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे, जो मुकामी वक्त है, 9:30 बजे ये हमला हुआ है एक कानवाय पर। चाइनीज़ कंपनी है, उसके जो इंजीनियर्स है उनके कानवाय हुआ है, सिक्योरिटी भी उनके साथ हुई है। कम अज़ कम 7 से 8 गाड़ियों का जो काफ़िला है, उस पर अचानक 2 हमलावरों ने, मुसल्लह हमलावरों ने उस पर हमला किया है। तो तकरीबन 9 बजे तक ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, सामने आई है कि कुछ चल रहा है ग्वादर में। फिर उसके फ़ौरन बाद इंटरनेट शटडाउन, इस तरह की चीज़ें का सामना हुआ। तो फ़कीर कॉलोनी वहाँ पर एक इलाका है, वो फ़कीर कॉलोनी ब्रिज, वो ये हमला वहाँ पर हुआ है। तो कंपनी पर इस तरह का हमला हुआ, तकरीबन 2 घंटों तक ये हमला जारी रहा। पहले-पहले कुछ न्यूज़ आई, फायरिंग वगैरह की भी विजुअल्स, छोटे-छोटे क्लिप्स आए। जिस तरह मैंने कंसर्न्स आपको बताए कि यहाँ पर मुश्किल होता है किसी चीज़ को कवर करना। जो मुकामी लोग हैं, जो उस इलाके में बैठे हुए लोग हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों से डरते हैं कि मोबाइल भी ट्रेस होते हैं यहाँ पर, या जो इलाका दिखता है उसके ज़रिए ट्रेस होते हैं, तो वो बहुत कम सामने है। बाकी
2 घंटों तक ये हमला चला है। 2 घंटे के बाद पाकिस्तान आर्मी ने एक स्टेटमेंट शायद इश्यू की, लेकिन वो भी तोड़-मरोड़ कर पेश की गई कि एक हमलावर मार दिया हमने, ऑपरेशन क्लियर हुआ। लेकिन उसके साथ ही उससे पहले शायद बीएलए की जानिब से एक मुख्तसर सा बयान आया कि ये हमला हमारे फ़िदायीन ने किया है। उन्होंने तादाद भी नहीं बताई। उन्होंने बाकी तफ़सीलात के लिए मज़ीद स्टेटमेंट के हवाले से इंतज़ार करने का लिखा। तो बीएलए ने अपने मुख्तसर स्टेटमेंट में यही कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है, एक यूनिट है, बेसिकली फ़िदायीन करते हैं जो खुदकुश बमबार है, उनका पूरा यूनिट है। उसके अरकान ने हमला किया है। बाकी उसके बाद अभी तक चर्चा चल रही है। इस वक्त भी तकरीबन ग्वादर में बहुत सी जगहों पर जो शटडाउन है नेटवर्क की, वो इश्यूज है, नेटवर्क बंद है और हेलीकॉप्टर्स मुसलसल फिजा में देखे जा रहे हैं। और जो एक हॉस्पिटल है जीडे, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उस बनाया गया, उसको कर्डन ऑफ किया गया है। तो यही कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, उनको लाशें हैं या जो ज़ख्मी हैं, उनको ला चुके हैं, इसी हॉस्पिटल में हैं। ये सिचुएशन है। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से जो कहा जा रहा है कि हमने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि 2 टेररिस्ट को हमने मार गिराया है और अगर 7-8 गाड़ियों का काफिला था, तो क्या चीनी इंजीनियर उसमें जो मारे गए हैं, उनकी कोई संख्या है या मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं? क्या स्थिति है? उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? फिगर वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, बाद में बीएलए की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें यही कहा गया कि 4 चाइनीज समेत 9 एहलकार मारे गए हैं। टोटल 13 कैजुअलिटीज हुए हैं। बीएलए हुँ। की स्टेटमेंट में यही कहा गया है। तो जो इलाकाई सूरत मैंने आगाह किया कि लोग मैसूर है, बंद है, उन कुछ नहीं कह सकते, मोबाइल का भी उनको खदशा होता है, फिगर नहीं दे सकते। हॉस्पिटल को कॉर्डन ऑफ किया है। तो बाकी जो एनालाइज अब अगर आप करें कि 7 से 8 गाड़ियों की काफ़िला होता है, 2 बंदे अचानक उसके सामने आते हैं, उस पर हमलावर होते हैं, उनके पास AK-47 भी है, उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर भी है, उनके पास हैंड ग्रेनेड्स भी है, तो ये सब कुछ तो तबाही ही कर सकते हैं। इलाकाई लोगों को यही कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ और जो उनकी सिक्योरिटी है वो मारे गए हैं। बहुत से लोग तो यही कह रहे थे कि इनको मारने के बाद एक बिल्डिंग है वहाँ पर, हमलावर उसमें भी गए हैं। शायद हो सकता है उसमें गए हो, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन ये हुई है कि एक रोड पर 7 गाड़ियों के काफ़िले को मुसल्लह अफ़राद ने रोका है, उन पर हमला किया है, बड़ी तादाद है। फिर इस चीज़ को हम बलूचिस्तान में बैठकर जो चीज़ हम महसूस करते हैं, देखते हैं, तकरीबन 2-3 दिन पहले क्वेटा में एक ब्लास्ट हुआ, जो उनके फ़ौज के हिमायती लोगों पर हुआ। तो फ़ौज ने उसको एक हैंड ग्रेनेड कहा कि एक हैंड ग्रेनेड का हमला हुआ है, लेकिन वो एक आईईडी था। मतलब देसी साख्ता बम था, कुछ इस तरह की चीज़ थी। तो हुँ। इस तरह की चीज़ें देखते हैं, बलूचिस्तान वाले जिस तरह इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं कि ये खबरें कितनी ऑथेंटिक है फ़ौज की जानिब से, शायद दुनिया को मालूम नहीं हो। तो मैंने ताज़ा मिसाल आपको दी, अभी-अभी 2-3 दिन की बात है। वो एक ब्लास्ट को हैंड ग्रेनेड कह रहा है, या ग्वादर में इस तरह के हमला जो 2021 है, इसी मंथ में 20 अगस्त 2021 को उसमें हुआ। बहुत ग्वादर सही। जो एक मैं चूँकि अभी मैं जब पढ़ रहा था और इसके बारे में और डिटेल्स में निकाल रहा था, तो हुँ, 2011 से बीएलए ने थोड़ा हमले तेज़ किए और उसके बाद फिर जी, जी। 2018 है, 20, 21, 22, 23 ये लगातार हमले हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमला हुआ और इसके पहले भी जी, चाइनीज़ पर हमला हुआ। तो अभी हाँ। क्या ये हमले अचानक तेज़ होने के पीछे कोई वजह बताई जा रही है? क्या कुछ ऐसा क्या हो गया कि अभी बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, जो बीएलए है उसका मजीद ब्रिगेड बन गया है, जो सुसाइड बॉम्बर्स है, आत्मघाती हमलावर है। तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ है? जी, 2011 से पहले कि मैं आपको थोड़ा-सा सिचुएशन बताऊँ कि उस वक़्त भी शदीद नौइयत के हमले होते थे। 2000 गालिबन 3 में 2 में ग्वादर में चाइनीज़ पे एक रिमोट कंट्रोल बम हमला हुआ था। उसमें चाइनीज़ मारे गए थे, जो पहले-पहले आए थे, वहाँ से शुरू हुई।
फिर बोलांग के जो इलाके है, चमालंग के है, मतलब 40-40 के करीब, या कि मारवाड़ की बहुत बड़ा कैंप है, आप कह सकते हैं कैंट है, उस पे हमला हुआ। जो जनरल असलम उनकी सरबराही में इस तरह के हमले होते थे, लेकिन लाजिम है जो इस तहरीक को चला रहे उन्होंने शायद महसूस किया कि इनमें मजीद शिद्दत की ज़रूरत है। बहुत से टारगेट्स वगैरह इसको अचीव करने के लिए इस तरह की चीज़ें उन्होंने 2011 में अपना पहला फिदाई हमला किया। मजीद ब्रिगेड की तश्कील का ऐलान भी किया कि मजीद ब्रिगेड हमने बनाया है, इसमें फिदाई हमले होंगे, इस तरह की चीज़ें। वो कोयटा में हुआ। फिर बीच में कम से कम 7 साल तक इनकी खामोशी हुई। जो बीएलए के अंदर कुछ इनर जो मसले थे, लीडरशिप इस तरह की चीज़ों थी, उस पर फिर असलम बलूच बीएलए का सरबराह चुना गया। स्प्लिट हो गए ये दूसरे ग्रोह से, दूसरे ग्रुप से। असलम बलूच इसके सरबराह बने, तो इनमें तेज़ी देखने में आई। इसमें जो तब्दीली देखने में आई कि 2018 को इन्होंने फिर से इस तरह का एक हमला किया दालबंदी में। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, शायद तारीखी हवाले से भी है, कि उस्ताद असलम या जनरल असलम के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बेटे ने वो हमला किया था 2018 में। वो भी चाइनीज इंजीनियर्स के काफिले पर था, दालबंदी के मुकाम पर, चागी जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर हुआ था। इसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद चाइनीज कौंसलेट पे हमला हुआ। उसके बाद जनरल असलम खुद एक हमले में मारे गए, जाबाक हुए। तो इसके बाद बशीर ज़ेब बलोच जो बेसिकली एक स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, आप कह सकते हैं रेडिकल के स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, उनको सरबराह बनाया गया बीएलए का। इसमें मजीद तेज़ी देखने में है। गो के बहुत से लाजिम है जिन्होंने जनरल असलम को निशाना बनाया, वो यही समझ रहे थे कि इसको ख़त्म करेंगे, फिर मजीद ब्रिगेड भी ख़त्म होगा, फिर बीएलए भी, यानी हमारा मसला हल होगा। लेकिन ये बिल्कुल सिनारियो तब्दील हो गई। जनरल असलम की शहादत के बाद तकरीबन 6 महीने बाद ग्वादर ई में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, उस पर मजीद ब्रिगेड ने हमला किया। और उसके बाद उस पे चाइनीज पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पे हमला किया, वहाँ पर भी चाइनीज डिप्लोमेट्स थे। वो हमला 24 घंटों तक चला। तो इस तरह की सिचुएशन है, फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। ग्वादर में फिर से हमला हुआ, हाज ये हुआ, कराची में शारी बलोच जो पहली फिदाइन थी, बलोच खातून थी, उन्होंने हमला किया। फिर चंद महीने पहले तुर्बत में एक बलूच फिदाइन थी। बेसिकली यही कहा जा रहा है जो एनालिस्ट है कि लीडरशिप की तब्दीली के बाद जो बीएलए के टैक्टिक्स में बड़ी तब्दीली देखने में आई है। ये एक बहुत सही। एक तो ये मिलिटेंट हमले हो रहे हैं, बलूच बीएलए मजीद ब्रिगेड भी बन गई, और एक जो बलूचिस्तान का एक जो पॉलिटिकल एक मूवमेंट चल रहा है, जो पीएम इन एग्जाइल भी हैं, इसके बीच में किस तरह की स्थिति है? ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं या दो मूवमेंट अलग अलग लीडरशिप है, अलग अलग लोग चला रहे हैं? जी नहीं, इनकी ताल्लुक आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, हमदर्दी हो सकती है, बेसिकली आज़ादी की बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे पीएम इन एग्जाइल की आप बात करें, इसको एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं हकायक पे बात करूँ तो उसको सपोर्ट भी हासिल नहीं है। हम्म। बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ी आज़ादी पसंद जो है जमायत है गैर मुसल्ह बीएनएम है, बलोच नेशनल मूवमेंट, उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू किया कि इस चीज़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि उनके स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि इसका इख्तियार हमारे पास नहीं है, मैंडेट इतनी बड़ी तादाद हमारी नहीं है कि हम्म। हम इसको वो करें, बनाए, या जिन्होंने बनाया है उनके पास भी ये इख्तियार नहीं है। फिर दूसरी जानिब एक दो और पार्टीज है, उनकी जानिब से भी इसकी हिमायत देखने में नहीं आई है। तो जो कुछ मैं मजीद अगर इस पे बात करूँ तो शायद कुछ लोगों को नाराज़ हो जाए, कुछ को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि उनको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं है। शायद आप लोगों की मीडिया की जानिब से कुछ बहुत ज़्यादा उनको पेश किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ नहीं है। बाकी बेसिकली लाज़िम है सब आज़ादी की बात करते हैं, एक दूसरे की हिमायत इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन एक होती है कि आप इखलाकी या दूसरी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, चलते एक साथ, एक प्रोग्राम लेकर जाते हैं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। पीएम प्राइम मिनिस्टर इस तरह की कोई
चीज़ जो बलोच आज़ादी पसंद है उनके बीच में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ स्टेटमेंट वगैरह भी आई, इसकी उन्होंने इसको रिजेक्ट भी किया है कि इस तरह की चीज़ नहीं है। उनका बेसिकली यही है कि एक पार्टी अगर होती है जिसके पास बहुत बड़ी अवामी हिमायत, तो मतलब लाखों की तादाद में, फिर वो शायद ये चीज़ कर सकती है। तो ये सिचुएशन है। एक ये अभी जो पाकिस्तान में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो पाकिस्तान को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मिला है, हुँ, अनवारुल हक काकड़, ये हुँ, हुँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं और यही वो पार्टी है जिसने पहले इमरान खान को सपोर्ट किया था, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया। अभी ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये अनवारुल हक जो बलूचिस्तान अवाम पार्टी से हैं, इनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे किस तरह से आप देखते हैं? क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो आईएसआई है, जो फौज है और जो बलूचिस्तान में जो एक तरह से कहें कि जो विद्रोह बहुत बढ़ रहा है, उसको आप कुछ रिलेट करके देखते हैं या एकदम से अलग है, कुछ और ही है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं है। जो असल चीज़ है, अनवर उल हक काकड़ बेसिकली मतलब लंदन में रहा है जब मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप थी, चल रही थी, उस वक़्त ये बैक आया है लंदन से, यहाँ पर इसने एंट्री की है। लाज़िम है फ़ौज की इस तरह की हिमायत वग़ैरह, इस तरह की कोशिशें। फिर 2013-14 में इस तरह की वो स्पोक्स पर्सन रहा है बलूचिस्तान हुकूमत में। ये चीज़ें रही है। बाकी पैसे है, रेल-पेल है, इस तरह की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है फ़ौज की हिमायत है। फ़ौज का बंदा है, फ़ौज ले आ चुकी है। बलूचिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, ये चीज़ें हैं। अनवर उल हक काकड़ इन चीज़ों के खिलाफ मतलब पाकिस्तान फ़ौज के हक में बात हुँ, करने में एक नाम रखते हैं। इसी वजह से उन्होंने शोहरत पाई। फिर जो पाकिस्तान के फ़ौज है या दूसरे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनकी नज़र में आए। तो बेसिकली इनका यही है कि वो बलोच कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ बात करते हैं, एक्शन इस तरह की चीज़ें, मारो बलोच को, जो भी आज़ादी की बात करता है वो उठाओ, उसकी लाश फेंको, ऑन द रिकॉर्ड बातें ये है। बल्कि असेंबली इस तरह की जगहों पर भी ये बातें उसने की है। जो मिसिंग पर्सन्स इशू है, इसको डाउन करने के लिए ये चीज़ें हैं। बाकी बलूचिस्तान का शायद डोमिसाइल है किला सैफुल्लाह इस तरह के, लेकिन वहाँ पर पश्तून बेल्ट है। बलूचिस्तान में एक बेल्ट पश्तूनों का है। वो पश्तून भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पश्तून भी उसे अपना बंदा नहीं कहते, वो भी कहते हैं ये फ़ौज का बंदा है। रहता भी है इस्लामाबाद में, रहता भी है रावलपिंडी में, इस तरह की चीज़ें। इमरान खान इस तरह की चीज़ें शायद जो पाकिस्तान फ़ौज के बीच में जो एजेंसीज़ है या फ़ौज है, उनके बीच में कुछ चल रहा है, कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, कोई मुखालिफ कर रहा है। अनवर उल हक काकड़ दूसरे ग्रुप से शायद ताल्लुक़ रखते हैं कि उनका ख़्याल रखा जा रहा है। ओवरऑल बलूचिस्तान में कोई तब्दीली नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत से लोग आए हैं इस तरह के, यानी आप कहें जो सीएम था अभी बिज़न जो था, तो उसको भी यही फ़ौज लाई थी। उनको भी यही फ़ौज ला चुकी थी, उससे पहले के जाम कमाल थे, उनको भी यही फ़ौज ला चुकी थी। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा फ़ौज की बात करता है, वो थोड़ा ढके-छुपे हुए है, हालाँकि उन्होंने वोट भी नहीं लिए थे। ये चीज़ें हुँ। हैं। ठीक है। एक और थोड़ा-सा समझाइए, हम लोग भारत में तो बलूचिस्तान को लेके बड़ा कंसर्न रहते हैं, बड़ी चिंता रहती है और भारत के लोग पाकिस्तान से चाहे जैसे जिस तरह के रिश्ते हों, लेकिन हुँ, बलूचिस्तान को लेकर, सिंध को लेकर बहुत एक जिसको कहें कि थोड़ा-सा आत्मीय भाव होता है। लगता है कि अपने लोग हैं जो इस वक़्त मुश्किल में हैं, पीड़ा में हैं। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट है। वहाँ पर वैसे ही मिनरल्स बहुत हैं। क्या स्थिति है? चाइनीज जो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइनीज जो वहां चाहे ग्वादर पोर्ट हो या क्वेटा से लेकर सभी जो बलूचिस्तान, और एक जानकारी के लिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जो लोग मुझको सुन रहे हैं, जो मेरे सोशल फैमिली के मेंबर्स हैं, दुनिया भर में देखते हैं, दुनिया के हर हिस्से में, कि दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग आधा है। 44% लैंड वो बलूचिस्तान में है, मतलब बहुत बड़ा लैंड एरिया है। तो अब ऐसे इलाके में इतना बड़ा विद्रोह क्यों है? क्या पाकिस्तान की सरकार वहां कोई जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो नहीं देती है?
वहां किसी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या चीन का जो एक तरह से कहें कि एग्रेसिव वहां है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रहा है? क्या मुश्किलें हैं वहां की? जी, बेसिकली बलूचिस्तान का मसला ये सब नहीं है। यहाँ के रिसोर्सेज भी नहीं है, यहाँ पर चाइना का आना आना भी नहीं है, यहाँ पर दीगर जो मसले होते हैं, गुर्बत है, गुर्बत में भी मरते हैं, ट्रैफिक हादसात है, मतलब एक साल में हज़ारों लोग मरते हैं, जो एक मसले भी नहीं। असल मसला यहाँ के लोगों का यही कहना है, या जिस चीज़ से हम गुजरे हैं कि यहाँ पर एक कब्ज़ा हुआ है वो 1948 से। तो बलोचों का मौक़िफ़ यही है कि बेसिकली हमारा तो ज़मीन आपने कब्ज़ा किया है। आप आए हैं, रिसोर्सेज़ तो वैसे भी हमारे थे। यहाँ के जो समंदर है वो वैसे भी हमारी थी। तो बाहर का कोई बंदा आया है, फिर कहता है मैं आपको आपका हक दूँगा। तो सबसे हम्म, बेसिक मसला यही है। फिर चाइना तो बाद में आया। चाइना क्या, हाँ, ये चीज़ है कि चाइना क्या ऊपर अटैक्स हो रहे उसमें उन्होंने कहा है जो मुसल्ला लोग हैं जो आज़ादी पसंद है, उन्होंने कहा है कि चाइना निकल जाए, चाइना पाकिस्तान को मदद फराहम कर रहा है। तो वो हम्म। निकल जाए, हमारी उससे कोई वो नहीं है, जंग नहीं है कि वो इधर बैठे। बेसिकली यही चीज़ है। बाकी चीज़ें बलूचिस्तान के रिसोर्सेज ले जाना, फिर चाइना भी अपनी चीज़ें देख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, सस्ते दामों मिल रहे हैं, करप्ट हुकूमत, इस तरह की चीज़ें, बस वो अपना हिस्सा लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बलोचों की जो कंसर्न्स है, या कि सिंधियों की, वो भी यही कंसर्न्स रखते हैं कि ग्वादर हो या दीगर इलाके हों, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ लाए जा रहे हैं। चाइनीज़ और जो दीगर है पाकिस्तानी, जैसे कि पंजाबी वगैरह, इनको लाया जा रहा है, इनको आबाद किया जा रहा है। ग्वादर का जो लोग हैं उनको तब्दील किया जा रहा है, आबादकारी की जा रही। सबसे बड़ा कंसर्न इसका यही है। सिंध में भी यही है, वहाँ पर आबादियाँ बनाई गई, बस्तियाँ बनाई गई हैं, बाहर से लोग लाए जा रहे हैं। बलोचों का बेसिक मसला यही है। पाकिस्तान से तो उन्होंने पहले भी यही कहा है कि आपने हमें हमारे ऊपर कब्जा किया है। साइल वसाइल ये तो बात की बात आती है। और ये भी हकीकत है कि आपने उसकी ज़मीन पर कब्जा किया है, फिर आप कहते हो मैं आपका हक दूंगा। बेसिक मसला यही है कि यहाँ के लोगों को आप मार रहे हो, ले जा रहे वगैरह, ये चीज़ें हैं। हालांकि पाकिस्तान के आने के साथ ही यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट था उसकी शुरुआत हो गई, कि पहले ही रोज़ से वहाँ पर जंग छिड़ गई कलात में। जो मुसल्ला लोग थे उन्होंने फ़ौज के खिलाफ असलहा उठाया, उनके उनके खिलाफ जंग की। तो आप वहाँ से देखिए कि वहाँ उस वक्त तो कोई रिसोर्स वगैरह, चाइना, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो क्या आपको मतलब एक तरह से कहें, अगर पहले से चाइनीज के आने से पहले क्या चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा परेशान कर रहा है? जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर, आप फॉर एग्जांपल अगर हमको समझा सकें, जो भारत में बैठे लोग हैं, कि ग्वादर पोर्ट एक है, ग्वादर पोर्ट सिटी पर चाइनीज एक तरह से बहुत ज्यादा हो गए हैं। पूरे बलूचिस्तान की अगर बात करें, तो जो सीपेक का इलाका है वो कितना बड़ा इलाका बलूचिस्तान में होगा? जी, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा इलाका है, मतलब ग्वादर से लेकर मुख्तलिफ इलाके इसमें आ रहे हैं। पंजगूर है, कलात है, खुजदार है, वहाँ पर फिर जो आवारा वगैरह, ये सब इलाके इसमें आ रहे हैं, उन सब से गुजरना पड़ रहा है इसे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि सीपे गुजारने के लिए इन्होंने बस्तियाँ मिटा दी है। अगर आज अगर कोई आज़ाद इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब मैं आपके सामने हूँ, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, कोई सहाफ़ी जाए इन इलाकों को विज़िट करे, देखे कि कितनी बस्तियों को इधर से हटाया गया है। तो सीपेक के आने के साथ ही लोगों को वहाँ से मारा जा रहा है, निकाला जा रहा है। वो तो यही देख रहे हैं कि हमें तो यहाँ से एक रोड के लिए निकाला जा रहा है। सीपेक के बाकी जो प्रोजेक्ट्स है इस तरह के, वो तो अलग बात है। तो मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को निकाला गया। बहुत से को जो फौजी कैंप्स हैं उनके नज़दीक जो आईडीपीज़ की ज़िंदगी है वो गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। और जो सीपैक की हालत है वो भी बदतर है। यहाँ करप्शन की, जो पाकिस्तानी करप्शन है उसके बायस सीपैक की तबाही है बिल्कुल। वो जहाँ से रोड बना रहे, जहाँ से वो कर रहे, वो सब तबाह हो चुका है। बाकी आपने कहा कि कंसर्न ये आके चाइना के आने से, मैंने शुरू में आपसे कहा कि 2002 या 3 में इन पे पहला रिमोट कंट्रोल बम हमला ग्वादर में हुआ था। तो 4 में 2004 में
इन पे पहला हमला हुआ था, वो भी बलोच मुसल्ह तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की थी, डॉक्टर अल्लाह नज़र की सरबराही में जो काम कर रही है। यानी बलोचों को मालूम थी कि चाइनीज़ आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह इस तरह का चर्चा चलेगा, यहाँ के लोगों को वो निकालेंगे, आबादकारी करेंगे, फिर आखिर में खुद बस जाएंगे, या तो पाकिस्तान को कहेंगे मेरा कर्जा दे दे या तो मुझे ग्वादर दे दे। ये चीज़ें आपने अभी ऑब्जर्व की होगी, मुख्तलिफ ममालिक में हुआ है कि कर्जों तले दब जाने के बाद पोर्ट वगैरह अपने उसमें लिए गए, कब्जे में लिए गए हैं। तो चाइनीज़ का बेसिकली ये चीज़ है, लाजिम है किसी के ज़मीन पर आ रहे हो तो वो उसके कंसर्न्स होते हैं कि ये लोग आ रहे हैं, कंसर्न्स उनके पहले यही थे। लेकिन अभी इसमें तब्दीली क्या हुई, जो पाकिस्तान समझता है कि बलूचों को बज़ोर ताकत हम अपने कब्जे में करेंगे, उनको खामोश कराएंगे, इस तरह की चीज़ें ना, तो चाइना भी यही सोच रहा है कि मैं पाकिस्तान को जो असला है वो फराम करूंगा। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं आजकल मुख्तलिफ जगहों पर बलूचिस्तान में, वो भी चाइनीज़ बहुत सी जगहों पर शवाहिद मिल रहे हैं। यहाँ तक कि चाइनीज़ जो आर्मी है उसकी मौजूदगी की भी बातें ग्वादर में हो रही है कि ग्वादर में इनकी मौजूदगी है, तादाद ज़्यादा है कम है इसकी ताहल कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी है। तो चाइना अभी एक फरीक बन चुका है, वो फरीक बनने की या कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ होता है, वो उसको पैसे देता है, या असला वगैरह देता है, या जो मिसिंग पर्सन हो रहे आजकल शवायद यही है कि चाइनीज़ जो इक्विपमेंट्स है, जो जासूसी चीज़ें हैं, वो चाइना पाकिस्तान को फराम कर रहा है कि आप लोगों को पकड़े, उनको इस तरह ट्रेस करे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बलोच मेरे ख्याल में पहले भी बलोचों के जो वीडियोज़ वगैरह आए उन्होंने यही कहा है कि चाइना निकल जाए, हमारा बेसिक मसला यही है, चाइना हमारी मर्ज़ी के बगैर आया है। तो लेकिन चाइना वो सिर्फ़ एक आप कह सकते हैं कारोबार की नीयत से नहीं आया है। चाइना के कुछ और अज़ाइम हैं, या वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ये चीज़ें भी बलोचों के लिए कंसर्न्स रखते हैं। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि चाइना सीपेक के बहाने ग्वादर पोर्ट डेवलप करने के बहाने इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है? और कभी-कभी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, ये आप थोड़ा कंफर्म कीजिए कि कई जगह पर चाइना ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना लिए हैं। कुछ चाइनीज सिटी भी हैं जो वहां पर एक तरह से कहें कि वहां सिर्फ और सिर्फ चाइनीज रहते हैं। उनकी जो सिक्योरिटी है वो कहने को तो जो आउटर लेयर है वहां पाकिस्तानी पुलिस या पाकिस्तानी आर्मी है, लेकिन अंदर उनकी जो सिक्योरिटी है, पूरा जो सर्विलेंस है, वो चाइनीज के हाथ में चला गया। तो क्या ये भी खबरें सच है? खबरें सच की ये है कि बलूचिस्तान में सच का खोज लगाना इंतहाई मुश्किल है। हम्म। ये बातें हैं, मैंने दोहरा पहले कहा, अभी दोहराता हूँ कि चाइनीज़ जो आर्मी के लोग हैं उसकी मौजूदगी की इतलात है, मुख्तलिफ जगहों से कहते हैं कि ग्वादर में इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी ग्वादर में फेंसिंग भी है, ग्वादर में जो कैमरे नस्ब किए गए हैं, ग्वादर में ड्रोन जो सर्विलेंस ड्रोन्स होते हैं छोटे पैमाने के, वो भी उड़ाए जाते हैं लोगों पे नज़र रखने के लिए। ये चीज़ें हैं, यानी ग्वादर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। और बहुत से जिसने आप समझे कि रेड जोन्स बनाए गए हैं, वहाँ पर बलोचों को जाने की इजाज़त नहीं है, या जब इनका कोई खानवाई वगैरह गुजरता है, हाँ जैसे कि आज गुजरा था, इस तरह के इलाकों में उनको बहुत मतलब लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो चाइना के कंसर्न्स हर हमले के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कराची में शारी बलोच ने जो हमला किया था उस वक्त भी चाइना के रिपोर्ट्स आए थे कि चाइना कह रहा है कि मैं अपने पर्सनल जो मेरे सिक्योरिटी कंपनीज है इस तरह की, या कि चाइनीज़ आर्मी के शायद उनको लाना चाहता हूँ कि मेरे लोगों को वो खुद सिक्योरिटी फराम करे। पाकिस्तान आर्मी पे वो भरोसा नहीं कर रहा है। ये चीज़ें है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये इसी तरह से एस्केलेट होता रहा, इसी तरह से बढ़ता रहा, तो क्या जो चाइना एक तो मिलिट्री अपनी वहां स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है वो कर पाएगा, या इसका दूसरा एक पहलू भी है जिसको बार बार कहा जा रहा है और जिसको भी जो बाइडेन ने कहा कि चाइना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और उसमें स्पेशली सीपेक की बात की गई है, बीआरआई की बात की गई, क्योंकि सीपेक बीआरआई का पायलट प्रोजेक्ट है। तो आपको हाँ। क्या लगता है सीपेक किसी भी तरह से वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है, या वो चाइना के लिए भी बर्डन बनेगा? पाकिस्तान के लिए तो बन ही रहा है, क्या वो आपको सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी दिख रही है, ग्वादर पोर्ट और ये जो सीपेक है?
सक्सेसफुल तो नहीं दिख रहा है जो कुछ चल रहा है। जैसे कि आज जो हुआ, यानी इनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। फिर इन पे ग्वादर ई में 3 हमले हुए हैं, तो ग्वादर में जाना किसी वो बहुत बड़ी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन हो रहे हैं। तो चाइना के कंसर्न्स रोज़ बर रोज़ बढ़ रहे हैं। लाजिम है उसके जो इंजीनियर्स है, जो उसके डिप्लोमेट्स है, उनके लिए ये खदशात है। फिर इन्वेस्टर जो कि बाहर ममालिक के होते हैं, वो भी वही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ हालात बराबर हो, स्टेबल हो। बराबर। अभी ग्वादर की ये हालत है, इन्वेस्टर्स भी अपना हाथ खींच लेंगे, ये तो हकीकत है। सिर्फ चाइना के लिए एक वो नहीं है कि उस पर हमला हुआ है, ये तो पूरी जो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए है। बाकी जो सी पैक है, सी पैक की हालत मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो बारिशें होती उससे वो चला गया है, उड़ गया है। हाँ, कुछ फोटो सेशंस इस तरह की चीज़ें हुई हैं ग्वादर वगैरह में, एयरपोर्ट इस तरह की चीज़ें हो गई है। लेकिन फिलहाल तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसी पे कामयाबी की तरफ जा रही, या उनके जो उन्होंने प्लान बनाया था कि इतने अरसे में हम इसको बनाएंगे, फिर यहाँ से जो चीज़ें होंगी ले जाएंगे, उसको शिफ्टिंग करेंगे। यानी बलूचिस्तान का ग्वादर तो एक साइड पर है, एक छोटा सा शहर है, इलाका है, लेकिन बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं जहाँ से सी पैक तो गुजरती है, वो हाँ, पहाड़ी इलाके हैं, वो मैदानी इलाके हैं। वो मतलब इन सब को सिक्योरिटी वो किस तरह फराम करेगा, हर गाड़ी के साथ वो चीज़ें क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह इस तो नहीं ले जा सकता, या कि इतना बड़ा कानवाई उसके साथ ले जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की चीज़ें, तो बहुत मुश्किलात नज़र आती है। बलूचिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है, ग्वादर में इनको रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है, तो बाकी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात है। जो इलाके हमने देखी है, जिस तरह के इलाके हमारे हैं कि पहाड़ी इलाके है, मुश्किल है कि आप एक कह सकते हैं इत्मीनान बख्श कारोबार कर सके, वहाँ पर चीज़ें उतार कर यहाँ से शिफ्ट करे, ये चीज़ें हैं। बाकी पहले जो मैंने कहा कि शारी बलूच के हमले के वक्त चाइना के कंसर्न्स इंतहाई ज़्यादा हुए। बहुत सी रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि एक तो ये क्लियर है कि सी पैक अपने वक्त पर पूरा नहीं हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा डिले हुए, बहुत ज़्यादा फिर इसके प्रोजेक्ट्स बचे हुए। सबसे बड़ा थ्रेट यही है, बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के जो आज़ादी पसंद है, इस सबसे बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान के लिए भी वैसे भी थ्रेट है। देखिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मजहबी इंतहा पसंदी है, या कि मजहबी जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, इन सब में बलूच का जो मसला है अलग है। बलूच आज़ादी की बात कर रहा है, बाकी कोई मजहबी हवाले से जंग कर रहा है, वो आज़ादी की बात नहीं कर रहा है। वो तो कह रहा है कि आप अपने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तब्दीली लाए, इस्लामिक जो शरिया होता है वो शामिल करे, इस तरह की चीज़ें हैं, या जमहूरियत को ख़त्म करे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट शायद नहीं है। बलोच का जो मसला है, बलोच को आज़ादी चाहिए, तो इस वजह से इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सी पैक की मैंने कहा कि जैसे अपने वक्त पर भी नहीं पूरा हुआ, इसके अलावा जो करप्शन हुई है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस है, इसके हवाले से सबसे बड़ा थ्रेट है। यानी मैंने कहा कि तालाबंदी में इनके इंजीनियर्स पे हमला हुआ, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, ग्वादर पर्ल कॉन्टिनेंटल पे हमला हुआ, फिर 2021 में ग्वादर ही में इनके कानवाई पर हमला हुआ, और एक पांचवा हमला है। अच्छा, कराची में जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था, उसकी अपनी एक बैकग्राउंड है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट क्या करती है, किस चीज़ पे काम करते हैं, चाइना के जो मफादात है, यानी 6 से 7 हमले सिर्फ चाइनीज़ के टारगेट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, मज़ीद जो है चाइना को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चीज़ें है। ठीक है। ये एक बात और कि चूंकि बलूचिस्तान में लोगों का जो कहें कि उनका जीवन कैसा है, जिसे मैं सुन रहा था अभी उस ट्विटर स्पेस में, मैंने सुना कि साफ पानी बलूचिस्तान के लोग नहीं देख पाते हैं, उनको नहीं मिलता है पीने के लिए साफ पानी। तो वहां जो क्या हालात हैं, थोड़ा सा वो हमें बताइए, भारत के लोग ये जानना चाहते हैं। जी, बलूचिस्तान में देखिए, बेसिक अभी अगर किसी को आप कहते हैं कि इसको तालीम नहीं मिल रही है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि बलूचिस्तान में 2 से 3 दिनों में 17 नौजवान इन्फोर्स डिसअपीयरेंस किए गए हैं, जबरी तौर पर लापता किए गए हैं 17 अफराद,
जिनमें से अक्सरियत का आप अंदाज़ा लगाए कि 10 स्टूडेंट्स होंगे। तो जी। इस सिचुएशन में वो तो पहले इन मसलों पे बात करते हैं कि हमारे लोगों को लाए। बाकी इंस्टीट्यूशंस है, इस तरह की चीज़ें हैं बलूचिस्तान में। तालीमी अदारे नहीं है, और पीने का पानी यानी सुई जहाँ डेरा बुगटी है वहाँ से गैस निकलता है, पूरे पाकिस्तान को जाता है। आप सर्च करें आपके सामने आएगी, लेकिन वहाँ पर 4 दिन पहले एक शख्स ने खुदकुशी की थी। मैं सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं। एक शख्स ने खुदकुशी की और वजह यही बताई जा रही है कि उसकी जो है गुर्बत है, उसकी वजह से उसने खुदकुशी की है। और इससे पहले एक केस आया था तकरीबन 2 महीने पहले, एक बच्चे ने खुदकुशी की थी कि वो भी गुर्बत की वजह से उनके घर में खाना नहीं, यानी सुई पूरे बलूचिस्तान को उसको पूरे पाकिस्तान को गैस फराहम कर रहा है, लेकिन वहाँ के लोग खुदकुशी कर रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये सिचुएशन है। अच्छा, मैंने रोड एक्सीडेंट्स की बात की, यानी रोज़ाना यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 15 लोग ज़ख्मी या हलाक मिलते हैं। बहुत शदीद नौइयत के भी हादसात होते हैं, यानी हादसात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान का आप उठाए, रेशो उठाए कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, लोगों को मर रहे हैं। तो बेसिकली बहुत से नौजवान हैं जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम पूछते हैं कि भाई आप लोग अ, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों हथियार उठाए, वो तो यही कहते हैं कि भाई हम तो भूख से भी मर रहे हैं, हम रोड हादसात में भी मर रहे हैं। उससे अच्छा है कि इस तरह की हम मौत का इंतखाब करें, जैसे कि ग्वादर में लाजिम ये भी 2 नौजवान थे। इनकी भी फैमिली होगी, इनकी भी जो ज़िंदगी होगी, लेकिन उन्होंने इस तरह की डिसीजन ली। तो बलूचिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा पसमानदा रखा गया है। बलूचों में काबिलियत है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन पसमानदा रखा गया है। एक आर्टिस्ट होता है, कुछ दिन पहले उस पे ट्विटर पे उसने दिया था कि मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा है। यानी एक आर्टिस्ट के लिए एक खसूसी एक जॉब भी हो सकती है, लेकिन वो तो रो रहा है, कहते हैं मुझे मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ें हैं बलूचिस्तान में चल रही है। आप लोगों को क्या लगता है ये किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्या ये मूवमेंट अब आप जिस आज़ादी की बात करते हैं उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? यूनाइटेड नेशंस या जो दुनिया की जो एक तरह से कहें कि अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे आप कोई उम्मीद देखते हैं या आपको लगता है कि इसी तरह से ये जो एक मिलिटेंट तरीका है, इसी मिलिटेंट मूवमेंट से ही कुछ होगा? या क्या आपको दिखता है पाकिस्तान का ही आपको क्या फ्यूचर दिखता है? जी, ग्राउंड पे जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, जो लोगों से हम सुनते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, बाकी ये है कि हम इधर ही के लोग हैं, इधर ही पैदा है हुए हैं, पले-बड़े हैं। जो कुछ हमने दिए, मतलब हमारे दोस्त भी हुए हैं, हमारे हमसाए भी हुए हैं जिन्होंने ये मुसल्ला जो रहा है उसको अपनाया है। उनका यही कहना है, जो एक मिसाल मैंने आपको दी कि भूख से भी मर रहे हैं, एक्सीडेंट में भी मर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान के साथ उनके मुश्किल है रहना। वो इस मुश्किल है। फैसले पर तो पहुँच चुके हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। हक़-वक़ूक़ की बात नहीं है बेसिकली। हम बाकी यूएन वग़ैरह वो तो मुफ़ादात की होती है ना। बलोच अपनी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स है, वहाँ जाते हैं, जितनी इनकी प्रेज़ेंटेशन है, वो हुँ, हुँ। अपना मुद्दा ले जाते हैं, वहाँ पर बात करते हैं। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या मामा कदीर है जो मिसिंग पर्सन्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं, वो भी बार-बार अक़वाम मुत्तहिदा का नाम लेता है कि आप इस तरफ देखें। हुँ, लेकिन बलूचों का जो मौक़िफ़ है, बहुत सी पॉलिटिकल हो या दूसरे लोग हैं, उनसे हम कहते वो कहते हैं कि यूएन सिर्फ़ एक मुफ़ाद अपना देखता है, जहाँ पर हुँ। उसको ज़रूरत पड़ती है, वो उसी तरफ देखता है। यानी यूक्रेन की मिसाल देते हैं या दूसरी जगहों पर कि उनकी वहाँ पर मुफ़ाद है, तो उस तरफ इंसानी हकूक़ वग़ैरह इस तरह की इश्यूज़ को उठाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, बलूचों की जानिब से इस हवाले से काम हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत से केसेज़ वग़ैरह। ये एक चीज़ है कि वक़्त आने पर बलोचों के लिए ये चीज़ें उसको आएँगे, उसके सामने डॉक्यूमेंटेशन वग़ैरह ये चीज़ें उसके पास है। बाकी तो पूरी दुनिया में आज बलोच का मसला उठाया गया है, वो भी यही चीज़ है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वग़ैरह ये सब चीज़ें दिखाई दे रही, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है, तो हर कोई अपना मुफ़ाद दिखाए। बलूच नौजवान ख़ासकर जो बलूच पीपल है, उसके अलावा बलूच नौजवान है, सब उसी तरफ देख रहे हैं, और वो अपना ज़्यादातर यही उनकी सोच है कि हम लोगों को
लड़ना है, अपना वतन वापस लेना है। यानी जो शादात बलूच का बहुत फेमस हुआ था, न्यूज़ वगैरह आए थे। इस्लामाबाद से उसने एमफिल इस तरह की डिग्रीज हासिल की थी, लेकिन वो गया पहाड़ों पर, वहाँ पर जाबाक हुआ। इसी तरह एक और लड़का था आफ्ताब जत्तक के नाम से, उसको भी बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, इंटरनेट पे सर्च करें आपके सामने आएगा। तो वो भी गया बलूचिस्तान के पहाड़ों में, यानी वो भी इस्लामाबाद में पढ़ रहा था। पाकिस्तान के जो फ्रेमवर्क है उसमें रहकर वो अच्छी सी नौकरी हासिल कर सकता था। जिस तरह हम देखते हैं बलूचिस्तान या पाकिस्तान में जिस तरह होता है, पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहकर वो ले सकता था, लेकिन उसने भी यही राह चुनी। इसके अलावा बहुत सी मिसालें हैं, यानी एम फिल स्टूडेंट्स हो, दीगर हो, दूसरे हो, सब ने ये राह अपनाई है। तो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है इन सब में, इन सब नौजवानों में, कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ बैठकर या हम पॉलिटिकली जो होता है, आप कह सकते हैं जलसे जुलूस करना, इस तरह इससे बात नहीं बनेगी, तो वो हथियार उठा रहे हैं। या जो बलूचिस्तान के नोशकी और पंजगुर में जो हमले हुए, वहाँ पर 16 के करीब नौजवान उन्होंने हमला किया, वो भी BLA मजीद ब्रिगेड ने किया था। तो ये सब कुछ चीज़ें बता रहे कि एक साथ 16 नौजवानों का इस तरह की कुर्बानी देना बहुत सी चीज़ों को वाजे करता है कि बलूच नौजवान क्या सोचते हैं, बलूच लोग क्या सोचते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। बाकी जो कुछ होता। जी। एक आखिरी सवाल बहुत भाई, मैं ईश्वर करे कि जल्दी से जल्दी बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचों को अपना हक मिले, वहाँ जो खून खराबा हो रहा है वो खत्म हो, और उनको अपनी जमीन पर, कम से कम उनकी अपनी जमीन पर उनको अच्छे से रहने का एक मौका मिले, उनकी अपनी जमीन की जो खासियत है उसको खुद वो एक तरह से कहें कि इस्तेमाल कर सकें। भारत को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं, या जो सामान्य बलोच है, एक बलोच नागरिक जो है, जो बलोचिस्तान के लोग हैं, वो भारत को कैसे देखते हैं, और विशेष करके जो अभी लीडरशिप चेंज हुआ है भारत में, जो अभी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, पिछले अब तो 10 साल होने जा रहे हैं, फिर से चुनाव में जा रहे हैं 2024 में, उसके बाद वहां के लोगों का भारत को लेकर कुछ नजरिया बदला है, कुछ दृष्टिकोण बदला है, या वैसे ही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, लाजिम है, भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ी अहमियत रखती है, तारीखी हवाले से भी एक अहमियत रखती है, फिर इसकी जो दुनिया में पोजीशन है। बलोच तो कहते रहे कि भारत हो या कि दूसरे ममालिक, बलोच की जो इशू है, जो बलोच का मसला है, इसमें उसकी मदद करे, तो ये बलोचों का मौक़िफ़ है। लेकिन एक चीज़ है, जो हम डीप अगर जाएँ, तो बलोच कुछ ख़ास दिखाई नहीं देता है बलोचों को। वो इस वजह से कि शायद इस तरह की चीज़ें हुई हैं, यानी अगर आपको याद हो, 2014 था तकरीबन, गालिबन नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान की बात छेड़ी थी एक चीज़ में, कि बलूचिस्तान के हवाले से उसने बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल किया। यानी वो कह रहे हैं कि किसी कार्ड की तरह बलूचिस्तान का इस्तेमाल नहीं करें, कि जी हम्म। मैं पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करूँगा बलूचिस्तान का नाम लेकर। इखलाकी हवाले से सपोर्ट करे, जिस तरह भी हो सकता है, ये तो उम्मीद हर किसी से वो रखते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो कुछ हिंदुस्तान से जो कुछ देखने में नज़र आ रहा है, मीडिया पर जो कुछ नज़र आ रहा है कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। हाँ, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि बतौर प्रेशर, कि हम पाकिस्तान को प्रेशर करेंगे। देखिए, अगर आपने कश्मीर की बात की, हम बलूचिस्तान की बात करेंगे। तो ये एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बाकी आप उसके कह सकते हैं कि बलूच उम्मीद तो रखते हैं, पूरी दुनिया से रखते हैं। डेवलप कुछ ख़ास डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है। वहाँ पर आप बैठे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बलोच है वो अपनी मतलब किसी को उसकी मदद करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, नहीं, जैसे पिछले कुछ समय में कम से कम भारत में बलोच लोगों की चर्चा बहुत हुई, बलूचिस्तान के लोगों की चर्चा होती है, उनके मुद्दे उठते हैं। और जैसे आज ही मैं, जिस वजह से मैं आपसे जुड़ा, तो जो ट्विटर हाँ, हाँ। स्पेस था उसमें देख रहा था कि वो पाकिस्तानी से ज़्यादा हिंदुस्तानी थे उसमें, भारत के लोग ज़्यादा थे हाँ, उस ट्विटर स्पेस में, करीब 1000 लोग थे, और उसमें ज़्यादा बड़ी संख्या भारतीयों की थी। ये एक जी। जिसको मुझे लगता है कि एक देखने के नज़रिए में एक ये चेंज तो आया है। हाँ। ये चेंज आया है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज है, जो बेसिक मसले, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। भारत की मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मतलब कुछ एग्जैजरेशन, इन चीज़ों से ख्याल रखना चाहिए। या जैसे आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैं आपको बता रहा हूँ जो कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग इस तरह के कांटेक्ट्स वगैरह भी नहीं करते हैं, तो ये इशू है। बाकी बिल्कुल इसमें मैं आपके साथ एग्री करूँगा कि लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि शायद बलोचों की जो स्ट्रगल है उस वजह से वो मुतवज्जा हुए हैं। बलोचों ने जो कुछ किया है उस वजह से वो ख़ासकर आर्म्ड स्ट्रगल है कि बड़े-बड़े चीज़ें हो चुकी है। शायद इसके असरात है, पूरी दुनिया में भी इसके असरात हो सकते हैं कि लोग मुतवज्जा हुए हैं। बाकी अगर आप, भारत की मीडिया बहुत बड़ी है ना, सिर्फ़ ट्विटर स्पेस वग़ैरह से काम नहीं बन सकता है कि कुछ लोग एक स्पेस लगाते हैं, कह रहे हैं कि नहीं, हम मैं बहुत कुछ कर रहे हैं। ओवरऑल भी कह रहा हूँ, हाँ, मीडिया में भी, भारत की मीडिया में भी बलूचिस्तान की चर्चा पहले से बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, हाँ, हाँ, बहुत उस तरह से नहीं होती, लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि हमें खबरें भी नहीं मिलती। नहीं भारतीय मिलती मीडिया हैं। को बलूचिस्तान जी। के बारे में पता नहीं चलता है। तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें सिर्फ़ आधी सुनी जाती है, लेकिन आगे उसकी जो है नहीं देखा जाता कि मज़ीद इसके बारे में पूछा जाए, ब मज़ीद मालूम किया जाए। पहले की निस्बत आप कह सकते हैं कि तब्दीली आ चुकी है, कि लोग अच्छा, इस जानिब बहुत कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो राब्ते भी होते हैं, मुख्तलिफ़ जो मीडिया के दोस्त होते हैं, हमसे राब्ता करते हैं, बहुत सी चीज़ें पूछते हैं, हम बता देते हैं। लेकिन लाज़िम है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत बड़ी इश्यू है इस तरह की चीज़ें मुकम्मल मालूमात तक जाना। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी बलूचिस्तान के लोगों का जीवन सुधरे, वहाँ के लोगों को हक मिले, खून-खराबा बंद हो, बेहतरी हो। और बाकी अगर आपको कभी लगे तो आप मुझे एक छोटा-सा मैसेज ड्रॉप करिएगा, हम ज़रूर उसको देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ वो पूरी दुनिया में पहुँचे। और कम से कम अभी आप जो हमारी आपकी बातचीत हुई है, तो हमारा ये यूट्यूब चैनल दुनिया के हर हिस्से में देखा जाता है, तो आपकी आवाज़ निश्चित तौर पर वहाँ पहुँचेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।